Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am going to discuss with you about ABG analysis, that is atrial blood gas analysis. Before starting the video, अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, अच्छी लगती हैं, then please do like, share and subscribe my channel. Now let's start the video. So here we are talking about ABG analysis. A stand for atrial, B stand for blood and G stand for gas. ठीक है, एट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस मेनली ये ब्लड गैस टेस्ट है, ये हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच एज वेल एज बाइकार्बोनेट, चार चीज़ें याद रखना हमेशा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पीएच एंड बाइकार्बोनेट. ठीक है, एबीजी टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हम इन चार चीज़ों को मेज़र कर सकें, हमारे ब्लड में इन चीज़ों का अमाउंट कितना है उस चीज़ को हम मेज़र कर सकें. ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एबीजी एनालिसिस तो ओनली हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, कई बार उनको पता होता है कि पीएच के लिए भी कर लेते हैं. लेकिन हमेशा कीप इन माइंड कि हम जो एबीजी गैस एनालिसिस करते हैं वो इन 4 चीज़ों को मेज़र करने के लिए करते हैं. ठीक है, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड partial pressure of carbon dioxide, second partial pressure of oxygen, third one is pH of the blood and fourth one is bicarbonate. ठीक है, pH से हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक हो रखा है या एल्कलाइन हो रखा है. ठीक है, अब एसिडिक एल्कलाइन मतलब कि इससे हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो बॉडी है उसमें कोई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है, कहीं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है. ठीक है, दिस थिंग विल डिस्कस लेटर. ओके, so this is all about the introduction about ABG analysis. next word, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम ABG जब भी हम ABG एनालिसिस करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे. एक तो पीएच चेक करेंगे, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेक करेंगे, बाइकार्बोनेट चेक करेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चेक करेंगे. ठीक है, अब पीएच हम ये जो हम एबीजी एनालिसिस करते हैं ये हम कौन सा ब्लड सैंपल लेंगे, हम एट्रियल ब्लड सैंपल लेंगे. ठीक है, हम जो हमारे जो एट्रियम आर्टरीज होंगी वहाँ से हम ब्लड सैंपल लेंगे. ठीक है, वेनस से भी कर सकते हैं लेकिन उस चीज़ के लिए फिर हमारी वैल्यूज़ जो डिफ़र कर जाती हैं. ठीक है, तो अगर हम आर्टरी से ब्लड सैंपल ले रहे हैं उस टाइम पे हमारा जो पीएच की वैल्यू होगी, मतलब जो हमारा ब्लड का पीएच होगा वो किस रेंज में लाई करेगा, दैट लाई इन द रेंज ऑफ 7.35 टू 7.45. ये नॉर्मल वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए. पता किस लिए होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर हमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा ब्लड का पीएच इतना दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये दिया हुआ है और बाइकार्बोनेट इतना दिया हुआ है, कुछ वैल्यू दी होगी आपके पास और आपको ये फाइंड आउट करना होगा उसमें से कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है तो कौन सा है, एसिडोसिस है या एल्केलोसिस है. ठीक है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वैल्यूज़ जो है लर्न होनी चाहिए. सो नेक्स्ट है PaCO2 की वैल्यू है नॉर्मल 35 to 45 mm of Hg अलॉन्ग विद यूनिट्स याद होनी चाहिए. बाइकार्बोनेट की क्या है 21 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. नेक्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ 80 to 100 mm of Hg. अब अगर हम वीनस की बात करें इसमें, तो वीनस में अगर हम वीनस ब्लड लेते हैं तो उसमें हम अगर pH देखेंगे ब्लड का, ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है ना कि जो आर्टरी का ब्लड है देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एट्रियल ब्लड एंड वीनस ब्लड. ठीक है, तो जब हम वीनस का ब्लड लेंगे तो उसमें जो पीएच आएगा दैट इज़ 7.31 टू 7.45. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो अगर हम वीनस का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखें तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 40 टू 50 mm ऑफ Hg. ठीक है, अब हम ये जो पीएच की बात कर रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज़ दिस पीएच. ठीक है, अब ये पीएच होता क्या है, पीएच मीन्स पीएच ये क्या मेजर करता है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड में कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं. ठीक है, वो क्या मेजर करेगा, हमारा मतलब वो पीएच का काम है. पीएच ये इंडिकेट करता है कि कितने हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा PaCO2. नेक्स्ट है PaCO2. PaCO2 क्या मेजर करता है, दिस मेजर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द
ब्लड, कि ब्लड में जो है हमारा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, ठीक है। अगर जब भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो इससे हमें ये एक हिंट मिल जाता है कि अगर कहीं भी हमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि PaCO2 की वैल्यू आपके पास 55 mm ऑफ Hg दी हुई है, ठीक है, तो हम अपने माइंड में ये आइडिया लगा सकते हैं कि CO2 की बात चल रही है तो मतलब एसिडोसिस हो रखा है पेशेंट को, ठीक है। एसिडोसिस हो रखा है पेशेंट को, साथ में हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल जाता है कि हम ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और रेस्पिरेटरी के साथ साथ पेशेंट को एसिडोसिस हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ ऐसे मतलब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। अब जो बाइकार्बोनेट है, ठीक है, बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, बेसिक और एल्केलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये जब भी कभी हम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे, ठीक है, तो बाइकार्बोनेट की बात करेंगे मीन्स पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रखा है, ठीक है। अब आगे आगे डिस्कस करेंगे हम कि कब जो है बाइकार्बोनेट ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट की जहाँ भी बात होगी मीन्स पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओके। नेक्स्ट, अगर हम जैसे कंपनसेशन की बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जब भी कभी बाइकार्बोनेट इंक्रीज़ होते हैं या डिक्रीज़ होते हैं तो हमारी बॉडी कंपनसेट करती है, लेकिन कैसे करती है, बिल्कुल स्लोअर रेट में करती है। वेयर एज अगर हमारा रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडी कंपनसेट करेगी, वो थोड़ा फास्टर रेट में करेगी अगर दोनों को कंपेयर किया जाए कंपनसेशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, ठीक है। मींस कि अब ये चीज़ें हम क्यों मेज़र कर रहे हैं, ये हम अपने ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अमाउंट चेक करने के लिए कर रहे हैं कि लंग्स से, ठीक है, जब लंग्स के पास ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन जो लंग्स की ऑक्सीजन होगी वो कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी, ठीक है। तो मीन्स हम ये अमाउंट चेक कर रहे हैं कि लंग्स का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, लंग्स जो ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन जो है ब्लड में जा रही है या नहीं जा रही। सेम वैसे ही जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो ब्लड से हमारे लंग्स में दोबारा एक्सेल आउट हो रही है या नहीं हो रही, वो असेस करते हैं हम इस टेस्ट से, ठीक है। मीन्स प्रॉपर फंक्शनिंग, हम दो सिस्टम की फंक्शनिंग असेस करते हैं हम ABG एनालिसिस से। एक हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग असेस करते हैं, दूसरी हम मेटाबॉलिक सिस्टम है जो हमारा उसकी फंक्शनिंग असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ABG एनालिसिस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड, वेट, नेक्स्ट है pH। अब नॉर्मल है कि जस्ट ये pH के बारे में बताया है इसमें कि pH जो है, pH होता क्या है, ठीक है। pH का एक जस्ट लाइक स्केल होता है, ठीक है, स्केल है जिसमें 1 से लेकर 14 तक काउंटिंग है, रीडिंग बनी हुई है, ठीक है। जो 7th पॉइंट होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। वहाँ से हम मानते हैं कि अगर कोई चीज़ 1 की तरफ को मूव कर रही है तो वो एसिडिक इन नेचर हो जाती है, ठीक है। अगर वो 14 की तरफ को मूव कर रही है तो वो एल्केलाइन इन नेचर हो जाती है, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल ब्लड का pH होता है दैट इज़ 7.35 टू 7.45, ठीक है, ये हमारा ब्लड का है। और एट्रियल ब्लड का, ठीक है, अगर मैंने पीछे बताया था जो एट्रियल ब्लड अगर सैंपल लें हम तो उसका जो pH आएगा दैट इज़ 7.35 टू 7.45, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल इंट्रोडक्शन अबाउट द pH स्केल, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड, अब ये एक ट्रिक है, वेट जस्ट अ मिनट। अब ये मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम रोम, वेट, ठीक है, ये ट्रिक बनाई है मैंने एक रोम, जिसका नाम मैंने रोम रखा है, सॉरी एक मिनट, ये स्क्रीन, ठीक है, रोम। अब रोम से पता क्या लगे, R इंडिकेट फॉर रेस्पिरेटरी, O इंडिकेट फॉर अपोजिट, M इंडिकेट फॉर मेटाबॉलिक और E इंडिकेट फॉर इक्वल, मीन्स रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, ठीक है। अब ये
एक चार्ट या आप बना लेना अपने कॉपी, कहीं भी आप बनाना चाहो बना लेना, उसको याद रखना हमेशा, ये ट्रिक है याद करने की। रेस्पिरेटरी, अब हमने एक साइड हमने चारों हमने अपने एलिमेंट लिख लिए, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। और इधर हम दूसरी साइड हमने अपने पैरामीटर्स लिख लिए, लाइक पीएच, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, अब मैंने ऊपर लिखा है रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी अपोजिट मतलब रेस्पिरेटरी के वाले में देखेंगे अब हम ऊपर, सिर्फ रेस्पिरेटरी वाले को ध्यान रखना है। जब भी हम रेस्पिरेटरी की बात करें, बाइकार्बोनेट को भूल जाना और सिर्फ पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ही याद रखना। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हम क्या हमने पढ़ा कि अपोजिट, मतलब एक चीज़ अपोजिट होगी। अगर हमारा पीएच डिक्रीज़ हो रहा है तो हमारा जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, क्या याद रखना है कि अगर हमारा पीएच डिक्रीज़ हो रहा है तो वो इंक्रीज़ होगा। तो मतलब अब मैंने पीछे आपको स्केल में बताया कि अगर पीएच डिक्रीज़ हो रहा है मीन्स 7 से कम है तो वो एसिडिक कंडीशन होगी। ठीक है, और अगर जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी वहाँ हमेशा याद रखना कि रेस्पिरेटरी की बात हो रही है। अब दूसरी बात है एल्केलोसिस। एल्केलोसिस में मीन्स कि जो हमारा पीएच का स्केल है वो 14 की तरफ को मूव कर रहा है, 7, ये जो हमारा इंडिकेटर है पीएच का 14 की तरफ को मूव कर रहा है, मतलब हमारा पीएच राइज हो रहा है। तो दूसरी चीज़ अपोजिट आएगी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, इसीलिए ऊपर लिखा है रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। अब मेटाबॉलिक की बात आ जाती है तो हम यहाँ पे जो अब मेटाबॉलिक की बात आ रही है हमारे पास। ठीक है, मेटाबॉलिक में हम इस चीज़ को भूल जाएंगे, अब इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक में क्या है, मेटाबॉलिक इक्वल मतलब अगर हमारा पीएच डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, सपोज अब पीएच डिक्रीज़ हो रहा है तो जो हमारा कार्बोनेट है वो बाइकार्बोनेट है वो भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब पीएच डिक्रीज़ हो रहा है मीन्स 7 से कम है तो एसिडिक कंडीशन है, मीन्स बाइकार्बोनेट भी है और पीएच भी डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या आया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, सेम वैसे ही अगर हमारा पीएच इंक्रीज़ हो रहा है और बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हमारा गया मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ये थोड़ा सा आपको एक बार आप फिर से इसको वीडियो को पॉज करके समझ लेना। ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा, इजी ट्रिक है वैसे ये। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब जब भी हमने एबीजी एनालिसिस परफॉर्म करना है उस चीज़ के लिए हमें आर्टिकल चाहिए। ठीक है, अब आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए वो हमें, सबसे पहले हमें एक क्लीन ट्रे चाहिए जिसमें हमारे पास एक ग्लव्स होने चाहिए, गॉज पीस होना चाहिए, एल्कोहल वाइप होना चाहिए, एक लोकल एनेस्थेटिक होना चाहिए। ठीक है, जिसमें एक सिरिंज और निडल होनी चाहिए। ठीक है, एबीजी बैग होना चाहिए और एक टेप होनी चाहिए। ठीक है, दीज आर द इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर एबीजी एनालिसिस। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू व्हाट, अब टेस्ट एबीजी एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले हमें एक टेस्ट करना ज़रूरी होता है जिसका नाम है एलन्स टेस्ट। ठीक है, अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ये हम किस चीज़ की क्यों करते हैं टेस्ट, ये हम टेस्ट इसलिए करते हैं कि जो हमारी रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, ठीक है, कौन सी, एक रेडियल आर्टरी और एक अल्नर आर्टरी, इनकी पेटेंसी चेक करने के लिए, मींस इनका जो ब्लड फ्लो है, इनकी जो वे है, पाथवे है, वो सर्कुलेशन है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उस चीज़ को असेस करने के लिए हम एलेंस टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब एलेंस टेस्ट करने के लिए हमें पेशेंट को जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। पहले सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो एक फिस्ट बनाए। ठीक है, उसने पेशेंट को बोलना है अपनी मुट्ठी बंद कर ले। ठीक है, फिस्ट बनाए। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो फिजिशियन, मेनली ये जो टेस्ट होता है ये फिजिशियन ही परफॉर्म करता है। ठीक है, जो डॉक्टर होता है वही परफॉर्म करता है, जो नर्सिंग स्टाफ होता है उनका काम जस्ट असिस्ट करना होता है। बट एज अ नर्स हमें जो है सब कुछ पता होना चाहिए रिगार्डिंग द प्रोसीजर। ठीक है, और उसके बाद क्या हमारी इंटरवेंशंस हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पेशेंट के पास गए, उसको एक्सप्लेन किया पूरा प्रोसीजर कि हम आपका जो एबीजी एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे हम वर्बल कंसेंट ले लेंगे पहले। ठीक है, वर्बल कंसेंट लेने के बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे फिस्ट बनाएं, जो जैसे इसमें आपको इमेज में दिख रहा है फिस्ट बनाई है। आफ्टर दैट जो फिजिशियन है वो क्या करेगा, वो अपने दोनों हाथों से एक साइड से रेडियल आर्टरी, ठीक है, एक साइड से रेडियल आर्टरी और एक साइड से अल्नर आर्टरी, दोनों के ऊपर जो है जस्ट अ मिनट। ठीक है, दोनों के ऊपर
जो रेडियल आर्टरी है और जो अल्नर आर्टरी है दोनों के ऊपर जो है प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। दोनों को मतलब प्रेस कर देगा अपने हैंड से, ठीक है। जैसे हैंड प्रेस करेगा तो ये जो सर्कुलेशन था आगे वाला रुक जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट जो फिजिशियन होगा वो जो पेशेंट है उसको बोलेगा कि अपनी फिस्ट को रिलैक्स कर दे, ओपन कर दे, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या होगा, जैसे पेशेंट ओपन करेगा अब फिजिशियन अपना जो हैंड है जो अल्नर आर्टरी के ऊपर हाथ था उसको रिमूव कर देगा, मीन्स वहाँ से प्रेशर रिमूव कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही उसने प्रेशर रिमूव किया, अल्नर आर्टरी वाला प्रेशर रिमूव किया, तो जो सर्कुलेशन था वो इमिडिएटली विदिन 5 to 15 सेकेंड, ठीक है। जैसे ही जो अल्नर आर्टरी थी वहाँ से फिजिशियन ने अपना प्रेशर रिलीज़ किया, विदिन 5 to 15 सेकेंड जो है ब्लड फ्लो हाथ की तरफ को होना शुरू हो गया, मीन्स कि हेड जो उसका हैंड था वो फ्लश हो गया, ठीक है, एकदम से रेड हो गया। ये इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव एलन टेस्ट, मीन्स कि उसका जो अल्नर आर्टरी है, ठीक है, वो पेटेंट है, दैट इज़ देयर इज़ एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। मीन्स कि विदिन 5 to 15 सेकेंड के अंदर अगर जो हैंड है वो रेड हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि दिस इज़ अ पॉजिटिव एलन टेस्ट, ठीक है। मीन्स देयर इज़ ए एडिक्वेट अल्नर ब्लड सप्लाई, ठीक है। आफ्टर दैट अब ये हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट आ गया। अब क्या करेगा डॉक्टर क्या करेगा, दोबारा से जो है हमारी अपनी जो रेडियल आर्टरी है उसको पालपेट करेगा, ठीक है। जो पालपेट करने के बाद क्या करेगा, पालपेट कर लिया, अब वो उस एरिया को क्लीन करेगा, ठीक है, जिससे जहाँ पे उसने पहले से ही पालपेट करने के बाद उसने असेस कर लिया था कि यहाँ पे पंचर करनी है साइड, उस एरिया को वो क्लीन करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एल्कोहल स्वैब। क्लीन करने के बाद जो है निडल लेगा, ठीक है, जो भी सिरिंज जो हमने सिरिंज रखी है उस सिरिंज को निडल को लेगा और 45 डिग्री के एंगल पे इंसर्ट कर देगा, ठीक है। कीप इन माइंड दिस एंगल, 45 डिग्री के एंगल पे जो है वो इंसर्ट कर देनी है, ठीक है। इंसर्ट करने से पहले जो है सॉरी एक पॉइंट याद भूल गई थी मैं, इंसर्ट करने से पहले जो है पेशेंट जो फिजिशियन होगा वो इस पार्ट को एनेस्थाइज करेगा विद लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, ठीक है। अब एनेस्थाइज करना है वो सब क्यूटेनियसली जो है हमने पेशेंट को एनेस्थाइज करना है, ठीक है। तो कीप इन माइंड जब भी पेशेंट को एनेस्थाइज करना हो तो जब भी इसे निडल इंसर्ट की तो फ्लश बैक कर लें, ताकि हमें ये पता लग जाए कि कहीं गलती से अंदर हमने कोई ब्लड वेसल्स पंचर कर दी है, ठीक है। हमें ब्लड वेसल पंचर नहीं करनी है, हमें जस्ट सब क्यूटेनियसली जो है एनेस्थेटिक एजेंट जो है अप्लाई करना है, ठीक है। आफ्टर दैट हमने 45 डिग्री पे जो है जो निडल है वो इंसर्ट कर देनी है। जैसे ही हम निडल इंसर्ट करेंगे तो निडल इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, इमिडिएटली अब हमें पता है जो आर्टरीज होती हैं उनमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वीनस फ्लो, ठीक है। तो जैसे ही आर्टरी पंक्चर होगी तो ब्लड होगा ऑटोमेटिकली अपने आप जो है सिरिंज में रिफ़िल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हम ये सिरिंज लिए ये हेपरनाइज सिरिंज होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स इसमें या तो हम हेपरिन से फ्लश कर लेंगे, आजकल तो दूसरी हेपरनाइज सिरिंजेस खुद आती हैं, ठीक है, पहले से प्री पैक्ड आती हैं सिरिंजेस, अगर नहीं है तो हम हेपरिन से फ्लश कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट हमने इसको इंसर्ट कर दिया, सैंपल विड्रॉ कर लिया, ठीक है। सैंपल विड्रॉ करने के बाद ये देखिए जैसे हमने 45 डिग्री के एंगल पे हमने सिरिंज को इंसर्ट किया, 45 डिग्री के एंगल पे ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेशर से जो ब्लड होगा वो अपने आप सेल्फ फिल होना स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ हमारी इसमें निडल में, सिरिंज में, ठीक है। तो जैसे हमारी जो जितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है उतना हम फिल कर लेंगे इसमें। आफ्टर दैट हम विद द हेल्प ऑफ गॉज पीस हम निडल को रिमूव कर लेंगे और वहाँ पे एक फर्म प्रेशर अप्लाई कर देंगे इमिडिएटली, ठीक है, ताकि पेशेंट को जो है ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। जैसे ही हमने फर्म प्रेशर अप्लाई कर दिया हम वहाँ पे जो है बैंडेज भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे हमने सिरिंज निकाल ली, ठीक है, जो निडल थी, ठीक है, निडल को हमने सेफ्टी गार्ड से जो है प्लग कर दिया ताकि हम खुद को भी निडल स्टिक इंजरी से प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। ये हमने जो है सेफ्टी गार्ड जो है अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो पिंक सा पार्ट है इसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो भी हमारा जो डिस्पोजेबल निडल के लिए अलग से जो हमारे डिस्पोजेबल कंटेनर होते हैं वहाँ पे हम इसको डिस्पोज कर देंगे और जो हमारा नीचे सिरिंज वाला पार्ट बचा है इसके ऊपर हम कैप करके इसको लैब में भेज देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे इसमें बताया है कि हमने जो ये सिरिंज वाला जो हमने ये सिरिंज वाला पार्ट बताया था
ये हमने अलग कर दिया और निडल वाला पार्ट अलग कर दिया। इस चीज़ को हम जो है जो हमारे शार्प कंटेनर होंगे वहाँ पे हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। आफ्टर दैट जो हमारा ये सैंपल बचा इसको हम रिकैप करके अपने जो लेबोरेटरी है, लैब में, वहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। विदिन 10 मिनट्स के अंदर अंदर जो है हमने ये सैंपल जो है लैब में सेंड कर देना है, ठीक है। और जो भी हमने सैंपल सेंड करना है इसको हमने आइस का कंटेनर होना चाहिए, उसमें हमने सेंड करना है, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे जो एबीजी की फाइंडिंग्स हैं उनमें अल्ट्रेशन आ सकती है। क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज़ ये हमारी एबीजी की जो एनालिसिस की मशीन होती है, ठीक है। ये हमारी एनालिसिस की मशीन है, ठीक है। इसमें हम एनालिसिस करते हैं और अपनी फाइंडिंग्स को नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। और हमेशा एक बात याद रखनी है, जो हमारा फॉर्म होता है एबीजी एनालिसिस का, जैसे हमने लैब को सेंड कर रहे हैं तो फॉर्म होता है इसका एक। फॉर्म में हमने एक तो पेशेंट का टेम्परेचर नोट डाउन करना है। दूसरा हमने जो है जो भी पेशेंट को सप्लीमेंटल हमने जो ऑक्सीजन लगाई है, जिस भी मोड से हमने लगाई है, ठीक है, चाहे नेज़ल प्रोंग से लगाई है, कैनुला के थ्रू लगाई है और मास्क के थ्रू लगाई, किसी भी हमने मेथड से लगाई है, वो हमने उस पर मेंशन करनी है, ठीक है। मेनली हमने ये चीज़ें जो है एप्लीकेशन फॉर्म में जो है नोट डाउन करनी है। क्लियर। होप यू ऑल अंडरस्टूड द वीडियो। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।